बैक ग्राउंड से टेक लगाते हुए सोहराब साहब आंखें बंद करते हुए दिल में अपनी मरहूम ज़ौजा से मुखातिब हुए थे कि दिल में सोचते हुए सोहराब साहब की आंखों के किनारे भीगे थे। पापा। सोहराब साहब को ढूंढते और उफक से मिलने के लिए उसके चारों भाई उसके कमरे में ही थे। जब सोहराब साहब को उफक के कमरे में देख आदिल ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें पुकारा था। आप रो रहे हैं? सोहराब की नम आंखों को देखते आसिम ने उदासी से पूछा था, जिस पर सोहराब साहब नफी में गर्दन हिला गए थे। पर मैं रोना चाहता हूँ। पल भर में उफक को देखते आसिम की आवाज भर आई थी। आसिम, यार क्या हो गया है? कौन सा वो हमें छोड़कर जा रही है? अभी तो सिर्फ निकाह ही है। आसिम की आवाज सुनकर आतिफ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे हौसला दिया था, जबकि उदास तो वो खुद भी था। पापा, अभी भी वक्त है, सब खत्म करो। मुझे वैसे भी वो वजदान खास पसंद नहीं है। और देखें, सब उदास हैं उफक के निकाह से, इसलिए तो अच्छा है ना ये हो ही ना। ऐसे नहीं बोलते वहाज। आसिम, आदिल और सोहराब साहब को उदास देख वहाज ने उदासी से कहते विजदान के नाम पर नापसंदीदगी से कहा था। जब कमरे में आती मशल ने उसे टोका था, कल उसका निकाह है और तुम कैसी बातें कर रहे हो? आतिफ, आप तो समझाएं इसे। वहाज को कहती मशल ने उदास खड़े आतिफ को देखते हुए कहा था, जिस पर वो फीका सा मुस्कुराया था। पापा, जब मैं इस घर में आई थी तो आपने क्या कहा था मुझे कि मेरे माँ बाप आज बहुत खुश हुए होंगे क्योंकि उनका फ़र्ज़ अदा हो गया, ऐसे ही ना? तो फिर आप क्यों खुश नहीं हैं? आप भी तो फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं ना, वो भी अपनी बेटी की खुशी से। आदिल को साइड करती मशल सोहराब साहब के पास बैठती हुई बोली थी, जिस पर उन्होंने गर्दन हिलाई थी जब मशल ने उनका हाथ पकड़ते हुए उन्हें अपनी बेटी के लिए खुश होने का कहा था। देखें कितनी प्यारी मेहंदी रची है इसकी। तो क्या वो खुश नहीं रहेगी? जब मुझे मेहंदी लगी थी और रंग भी गहरा आया था तो सब ने कहा था कि मैं बहुत खुश रहूंगी, और मैं खुश हूँ। और उफक की मेहंदी का रंग तो मुझसे भी ज्यादा गहरा आया है, ये तो बहुत बहुत ज्यादा खुश रहेगी। आमीन। सबका ध्यान उफक के मेहंदी लगे हाथों की तरफ करती मशल ने मुस्कुराते हुए कहा था, जब सब ने हम आवाज में कहा था, सब यही तो चाहते थे कि उनकी गुड़िया खुश रहे हमेशा। क्या हुआ, सुबह हो गई क्या? मेरी बर्थडे है आज पापा। आंख खुलने पर सबको अपनी बेड के चारों तरफ बैठे देखकर उफक ने मासूमियत से पूछा था, जिस पर सब मुस्कुराए थे। सुबह में तो अभी देर है, और बर्थडे भी तुम्हारी नेक्स्ट मंथ है। हाँ, अलबत्ता तुम्हारा निकाह है। उफक के मासूमियत से पूछने पर आसिम ने उसके गाल खींचते हुए कहा था, कल हमारी गुड़िया का निकाह है तो सोचा इससे मिल ले। मैं कोई जा थोड़ी रही हूँ कहीं भाई, लेकिन आप सबको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उफक के प्यारे से चेहरे को देखते आतिफ ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा था, जिस पर वो सोहराब साहब को देखती बोली थी और खुशी से सोहराब साहब के सीने से लगी थी। खाना खाया आप सबने? सोहराब साहब के गले लगती उफक की नज़र दीवार पर नस्ब घड़ी पर पड़ी थी, जिसे देखती वो सीधी होती बोली थी, और सबने नफी में गर्दन हिलाई थी। क्यों? हमने सोचा जब तुम उठोगी तो साथ खाएंगे। अब तुम उठ गई हो तो जल्दी चलो खाना खाते हैं, वैसे भी बहुत भूख लग रही है। चलें सब खाना खाते हैं। उफक की आंखों में हैरानगी देख वहाज ने मुस्कुराते हुए कहा था, जिस पर वो सबको चलने का कहती बेड से उतरी थी। आदिल भाई चलें। जब से चुप खड़े आदिल के हाथ में हाथ डालकर खड़ी होती उफक ने उसे पुकारा था, जो उफक की तरफ देखता नम आंखों से मुस्कुराया था। बस भाई, पापा बस, और नहीं खाना भाई। सबने खुद से ज्यादा उफक को खिलाने पर ध्यान दिया था। सबके हाथ से खाती उफक का पेट अब दुखने लगा था, जिस पर वो सोहराब साहब की तरफ देखती मासूमियत से बोली थी, चलो सब बस करो, उफक आज नहीं छोड़ने वाले थे ये सब तुम्हें। उफक के मासूम चेहरे को देखते सोहराब साहब ने मुस्कुराते हुए सबको रोका था, जिस पर मशल भी मुस्कुराती हुई बोली थी, सब आराम करो, सुबह बहुत काम है। खाने से फारिग होते सोहराब साहब सबको आराम करने का कहते उफक के सर पर हाथ रखते वो स्टडी रूम की तरफ गए थे, जहां वो जब ही जाते थे जब वो उदास होते थे। पापा रुके और मेरे साथ चलें, मुझे आपको अपनी शॉपिंग दिखानी है। सोहराब साहब के पीछे जाती उफक ने उनका हाथ पकड़ते उन्हें अपने साथ चलने का कहा था, जिस पर बाकी सब मुस्कुराते हुए अपने अपने कमरों की तरफ बढ़े थे। तेरे गरूर का हुलिया बिगाड़ डालूंगा मैं, आज तेरा गिरेबान फाड़ डालूंगा। तरह तरह के शगुफे जो छोड़ता है तो मैं दिल का बाग नमो ही उजाड़ डालूंगा। कहाँ का सीले अजल ता किनारा गाहे अबद मैं हूँ अदम, मैं सभी को लताड़ डालूंगा। बहुत अदा से तो गुजरा है चश्मा सारों से, ये सुन के राह में तेरी मैं बाढ़ डालूंगा। शगुफ्गी की तेरी याद जो दिलाते हैं मैं ऐसे सारे ही पौधे उखाड़ डालूंगा। ये तय किया है
कि दरियाए मौज मस्ती को सैराब दश्ते तपेदा में गाड़ डालूंगा। तमाम नक्श तमन्ना फरेब थे, सो थे मैं सारे नक्श तमन्नाए बिगाड़ डालूंगा। जो रिश्ता दिलो जां का है सर बसर झूठा, सो मैं तो अब दिलो जां में दरार डालूंगा। झंडोले बालों की पुरफितना, उससे कह देना मैं उस मकी को जिंदा ही गाड़ डालूंगा। मुझे तो अब इस दंगल में गंदा करना है, सो मैं अपने बुरे हालों को पिछाड़ डालूंगा। जॉन एलिया। आज से उफक चौहान तुम मेरी दस्तरस में होगी और फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो जो तुमने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। ब्लैक कलर की शेरवानी पहने विजदान ने ड्रेसिंग के सामने खड़े होते भर भर कर खुद पर परफ्यूम छिड़का था कि अचानक से उसके तस्वर में उफक का चेहरा लहराया था, जिस पर वो तनफ्फर से मुस्कुराता हुआ खुद से गोया हुआ था। हो गए तैयार तो चले। रूम में आते वहाब साहब ने विजदान को तैयार होते देखकर कहा था। एक मिनट वहाब साहब की बात पर उनके साथ आती आयमा ने उन्हें थोड़ा पीछे करते हुए विजदान को देखते उसकी नजर उतारी थी। आखिर का विजदान आज उन्हीं का कहा तो पूरा करने जा रहा था और वो नहीं चाहती थी कि उसे किसी की भी नजर लगे। कभी मेरी नजर नहीं उतारी तुम्हारी मॉम ने। आयमा बेगम को विजदान के सर से बड़ी सारी मुलाजमा को बुलाकर उसे देते देखकर कहा था, जिस पर विजदान मुस्कुराया था। मॉम, डैड की भी उतार दें। वहाब साहब की बात पर वो शरारती मुस्कुराहट सजाए हुए बोला था, जिस पर आयमा बेगम मुस्कुराई थी। इन्हें अब किसी की नजर नहीं लगेगी क्योंकि इन्हें मेरी लग चुकी। हाँ, विजदान की शेरवानी ठीक करती आयमा बेगम ने वहाब को देखते हुए कहा था, जिस पर कमरे में वहाब साहब और विजदान का मुश्तरका कहका गूंजा था। चलो चलते हैं, देर हो रही है, वहाँ सब इंतजार कर रहे होंगे। हाथ में बंदी घड़ी में वक्त देखते हुए वहाब साहब ने चलने का कहा था, जिस पर आयमा बेगम ने पुरसोच अंदाज में गर्दन हिलाई थी। चलो वजी। आयमा बेगम को लेकर निकलती वहाब साहब ने पीछे मुड़कर देखा था, जहां विजदान अभी भी खुद को शीशे में देखता अपने बने बनाए बाल सेट कर रहा था। जी डैड चलें। वहाब साहब के बुलाने पर मुस्कुराता हुआ विजदान उनके पीछे ही बढ़ा था। मशल, आतिफ कहाँ है? पता नहीं पापा। आदिल, पता नहीं। सुबह का आगाज ही मसरूफियात से शुरू हुआ था। इसी मसरूफियात में गुजरते टाइम कैसे गुजरा पता ही नहीं चला, और अब तो बस निकाह में कुछ ही देर थी कि आतिफ, आदिल, आसिम और वहाज पता नहीं कहाँ गुम हुए थे। मशल बीबी, आतिफ सर और आदिल सर को मैंने उफक बीबी के कमरे में जाते हुए देखा था। सोहराब साहब के पूछने पर सबीन ने मशल के करीब आते उसे बताया था। पापा, शायद वो उफक के पास हैं। सोहराब साहब को जाते देख मशल ने रोकते हुए कहा था, जिस पर वो पहले तो हैरान हुए, फिर मुस्कुराकर खुद भी उफक के कमरे की तरफ बढ़े थे। हो गई तैयार हमारी प्रिंसेस। सुबह ही वजदान के घर से उफक के लिए निकाह का जोड़ा भी दिया गया था। सुर्ख रंग के लहंगे पर गोल्डन रंग इम्तिजाज से बना हैवी लहंगा और हल्के फुल्के से मेकअप के साथ हैवी ज्वेलरी पहने उफक को उसके भाइयों ने तैयार होने में मदद की थी, जिसकी वजह से 1 घंटे का काम 2 घंटे में हुआ था। कभी झुमके कहीं रखकर भूल जाते तो कभी बाल 2 तरह के बना देते। कभी अपनी लड़ाई में उफक के एक हाथ में चूड़ियां पहनने की जगह फूल पहना देते। एक बार तो हद ही हुई जब वहाज आसिम से उफक के सैंडल छीनने की कोशिश में मस्कारा लगाते हुए हिलाया था कि सारी मेहनत जाया होने पर उफक ने गुस्से और नम आंखों से उसे देखते हुए कमरे का चक्कर काटते जोर से कुशन उस पर फेंक कर गुस्सा कम किया था। सारी तबाही के बाद आखिर वो तैयार हो गई थी। उफक, पापा कैसी लग रही हूँ? माशाअल्लाह। कमरे में आते सोहराब साहब ने उसे पुकारा था, जो अपने चारों भाइयों के बीच खड़ी मुस्कुरा रही थी कि सोहराब साहब के पुकारने पर वो गोल गोल घूमती पूछ रही थी। जब उनके पीछे आती मशल ने उफक को देखकर माशाअल्लाह कहा था, जो नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी, अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे, आमीन। नम आंखों से मुस्कुराते हुए सोहराब साहब ने उफक को गले लगाते दुआ दी थी। बहुत प्यारी लग रही हो उफक। उफक के दोनों हाथ पकड़ती मशल ने दिल से उसकी तारीफ की थी। हेलो, वहां पहुंच गए? चलो जल्दी, वहां पहुंच गए हैं। उफक को मुस्कुराते देख सोहराब साहब के पास वहाब साहब की कॉल आई थी, जिसे सुनते सोहराब साहब ने सबको जल्दी चलने का कहा था। मैं उफक के पास ही रुकती हूँ। सोहराब साहब और बाकी सबको जाते देख मशल ने उफक के पास रुकने का कहा था, जिस पर वो उस बात में गर्दन हिलाते हुए गए थे। भाभी, मुझे डर लग रहा है। तुम रिलैक्स करो, कुछ नहीं होता, मैं पानी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। मशल का हाथ पकड़ती उफक ने अपने धड़कते दिल पर हाथ रखते हुए कहा था, जिस पर मशल ने उसे रिलैक्स रहने का कहा था और खुद उसके लिए पानी लेने गई थी। माशाल्लाह, डेकोरेशन तो बहुत प्यारी करवाई है आतिफ भाई ने। शावेज, घर के लॉन में ही लगे गुलाब और मोती के फूलों से सजा गार्डन, जिसमें लगी शाम के साए में चमकती लाइट्स, जिसे दिलचस्पी से देखती शावेज के साथ आती एमन ने कहा था, और वहीं शावेज की गोद में मौजूद अरहम लाइट्स को देखकर खुश हुआ था।
निकाह के मुनासबत से चंद जानने वाले दोस्त और काम वालों को ही इनवाइट किया गया था। हाँ भाई, प्यारी और एक इकलौती बहन का निकाह है उसकी, एमन की बात पर मुस्कुराते हुए शाहवेज ने कहा था, जबकि वो आज उदास भी था क्योंकि आज उसके भाई का भी निकाह था जिसमें वो आयमा बेगम की वजह से ना जा सका था। पर आतिफ के कॉल करने पर वो उफक को अपनी बहन समझता दिल से उसके निकाह में शामिल होने के लिए आया था। बेटा तो बेटा, बाप भी खुश हो गया यहाँ आकर। तो सामने खड़े आतिफ को देखकर मुस्कुराते हुए शाहवेज को देखकर एमन ने मुस्कुराते हुए कहा था, क्योंकि वो आज सुबह से ही शाहवेज को चुप चुप देख रही थी। सही कहा आपने भाभी, भाई वाकई में खुश हो गए यहाँ आकर। एमन की बात पर मुस्कुराती माहम ने शाहवेज के मुस्कुराते चेहरे को देखकर कहा था, जिस पर शाहवेज ने पहले एमन और फिर आंखें छोटी करते माहम को देखा था। शुक्र है यार तू आया, तो अभी बस निकाह ही शुरू होने वाला था और मुझे लगा तू नहीं आएगा। शाहवेज को देखता आतिफ अपने बाजुओं को खोलते हुए उसकी तरफ बढ़ता खुशी से उसके बगल गिर हुआ था। बस क्या करूं यार, काम में फंस गया था। आतिफ के शिकवा करने पर शाहवेज ने कान पकड़ते हुए कहा था, जिस पर वह आंखों से मान जाने का कहता मुस्कुराया था। गोलू मोलू, अस्सलाम वालेकुम भाभी। शाहवेज की गोद में बैठे अरहम के गाल खींचते हुए आतिफ ने एक नज़र एमन और महम को देखते अदब से सलाम किया था, जिस पर वो दोनों दिल में जवाब देती गर्दन हिला गई थी। चले अंदर। हाँ भाई, अब आए हैं तो अंदर ही जाएंगे और खाना भी खाएंगे। शाहवेज को देखते आतिफ ने अंदर चलने का कहा था, जिस पर शाहवेज शरारत से कहता अंदर की तरफ बढ़ा था। शावी। स्टेज पर उदास बैठे वजदान की नजर आतिफ के साथ आते शाहवेज पर पड़ी थी, जिसे देखते ही वो खुशी से स्टेज से उतरता हुआ भागकर शाहवेज के गले लगा था। मुझे पता था मेरा शावी मेरी खुशी में शामिल होने के लिए जरूर आएगा। शाहवेज के गले लगता वजदान जज्बाती हुआ था, जबकि उसके बरक्स शाहवेज हैरत में मुब्तला हुआ था। और यही हाल कुछ साथ खड़े आतिफ का भी था, जो वजदान के शाहवेज के इस कदर वालेहाना इस्तकबाल पर शॉक्ड हुआ था। शावी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वजदान को शाहवेज के गले लगे देख वहाब साहब, जो सोहराब साहब के साथ किसी बात में मसरूफ थे, जल्दी से उनके पास आए थे। उन्हें देखती एमन ने सलाम किया था, जिसका जवाब वो नम आंखों से मुस्कुराते हुए देते एमन के सर पर हाथ रख गए थे। शाहवेज की नाराजगी खत्म होने की खुशी में नम आंखों से बाजू खोलते वहाब साहब ने शाहवेज को गले लगाने के लिए देखा था। डैड। सबको एक नजर अपनी तरफ देखते हुए शाहवेज अरहम को वजदान को पकड़ाते हुए वहाब साहब के खोले हाथ देखता उनके गले लगा था। लगता है आप शाहवेज को जानते हैं अंकल। शाहवेज और वहाब साहब को गले लगे इमोशनल होते देख आतिफ ने अपनी हैरत पर काबू पाते हुए पूछा था, सोहराब, ये मेरा बड़ा बेटा है शाहवेज। आतिफ की बात पर गर्दन हिलाते वहाब साहब पीछे परेशान से खड़े सोहराब साहब को देखते शाहवेज का हाथ पकड़ते हुए बोले थे, जिस पर सोहराब साहब को हैरत अंगेज तौर पर झटका लगा था। पर मैं जानता हूँ आप सब सोच रहे होंगे, तो मैं पहले ही आप सबको बता दूं, मैं झूठ बोलने का कायल नहीं हूँ। मेरे और शावी के बीच एक छोटा सा झगड़ा हो गया था, पर अब सब ठीक हो गया है। वहाब साहब की बात पर सोहराब साहब ने अपने खुश्क लबों पर जुबान फेरते हुए उन्हें कुछ कहना चाहा था, पर वहाब साहब उनकी बात सुने बगैर उन्हें मुख्तसर लफ्जों में अपने और शाहवेज की नाराजगी का बता गए थे। उफक बेटी ने घर आने से पहले ही घर को जोड़ दिया। सबको मुस्कुराते हुए देख आयमा बेगम, जो काफी देर से खामोशी से सब देख रही थी, अपनी दोस्तों से एक्सक्यूज करती आगे आई थी, जिन्हें देखकर शाहवेज की मुस्कुराहट थमी थी और वो गैर महसूस तरीके से वहाब साहब से अपना हाथ छुड़वा चुका था, जिसे वहाब साहब ने बखूबी नोट किया था। मेरे ख्याल से हमें निकाह में मजीद देर नहीं करनी चाहिए। शाहवेज के चेहरे से अया होता गुस्सा देखकर वहाब साहब को डर लगा था कि कहीं वो निकाह की तकरीब छोड़कर ही न चला जाए। तभी वो सोहराब साहब को देखते हुए वजदान को शाहवेज के साथ स्टेज पर जाने का इशारा कर रहे थे। जी जरूर मशल, जाओ उफक को ले आओ। वजदान को शाहवेज के साथ स्टेज पर वहाब साहब की बात से मुत्तफिक होते आतिफ ने मशल को आवाज लगाता उफक को लाने का कहा था। जी मैं लेकर आती हूँ उफक को। मैं आपके साथ चलूं भाभी? मैं भी। जी क्यों नहीं। आतिफ के कहने पर मशल मुस्कुराती हुई बढ़ी थी जब एमन ने आगे बढ़ते उसे साथ चलने का कहा था, और एमन को साथ देखती माहम ने भी जाना मुनासिब समझा था, जिस पर मशल मुस्कुराती हुई उन्हें अपने साथ लिए अंदर की तरफ बढ़ी थी। पहुंच से दूर चमकता सराब यानी तू, मुझे दिखाया गया एक ख्वाब यानी तू। उफक के आने पर स्पॉटलाइट ऑन हुई थी, जिसकी रोशनी में चमकती हुई उफक अपने भाइयों के पकड़े फूलों की छाल में एक हाथ एमन और एक मशल को पकड़ाती हुई आ रही थी, जिसे देखकर वजदान अपनी जगह से खड़ा हुआ था। मैं जानता हूँ बबूल और गुलाब के मायने। बबूल यानी जमाना, गुलाब यानी तू। सुर्ख रंग के लहंगे को पहनकर उफक ने शान बख्शी थी कि लॉन में आए सभी मेहमान इस परिवश को देखते हुए खोए थे। वजदान तुम्हें ही देख रहा है वो पागलों की तरह। वजदान को यकटिक उफक की तरफ देखती मशल ने उफक के कान के करीब सरगोशी की थी। जमालियात को पढ़ने का शौक था मुझे, अता हुआ मुकम्मल निसाब
यानी तू। मशल की बात पर नजर झुकाकर चलती उफक के लबों पर मुस्कुराहट आई थी और उसकी ये मुस्कुराहट स्टेज पर खड़े वजदान के दिल की धड़कनें तेज कर गई थी। कहाँ ये जर्रा तारीक बख्त यानी मैं, कहाँ वो नूर भरा महताब यानी तू। उफक के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर वजदान को खुद पर जब्त करना मुश्किल लगा था। जब शावेज ने आगे आते अपने बेलगाम भाई के कंधे पर हाथ रखा था। बस थोड़ी शर्म कर, सुसर सामने खड़ा है और तेरे चारों साले तुझे ही देख रहे हैं। वजदान की हालत पर मुस्कुराते हुए शावेज ने आहिस्तगी से कहा था। उसे लगा था कि कोई इसकी बात नहीं सुन रहा, पर शावेज के पीछे आते वहाब साहब उसकी बात सुनकर हंसे थे। बदल गई बहुत मुमलिकत मेरे दिल की कि आया है यहाँ इनकलाब यानी तू। तो अब मैं नहीं देखूंगा, कौन देखेगा बेशरम। उफक पर नजर जमाते वजदान ने ढिठाई से जवाब दिया था, जिस पर शावेज बुड़बुड़ाया था। हर एक गजल को समझने का न वक्त है न दिमाग, मुझे बहुत है फकत इंतखाब यानी तू। कितनी देर में आओगी मुझ तक उफक। उफक को स्लो चलते हुए देख वजदान दिल में सोचता फीका सा मुस्कुराया था। उजाड़ गुलशन को बड़ी दुआओं के बाद हुआ नसीब गुले बाज़ियाब यानी तू। कहाँ जा रहे हो वजदान। अब वजदान के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था कि वो बगैर शावेज को जवाब दिए स्टेज से उतरता हुआ बड़े बड़े डग भरता उफक के सामने खड़ा हुआ था, जो अचानक से उसके सामने आने पर उसे हैरत से पूरी आंखें खोलती देखने लगी थी। बहुत तवील सही दास्ताने दिल, लेकिन बस एक शख्स है लबे लुबाब यानी तू। आगे मैं ले जाऊं हाथ पकड़कर प्लीज। अपने दिल की भरी हुई धड़कनों से खेलते हुए वजदान ने मशल और एमन को देखते हुए रिक्वेस्ट की थी, जिस पर उफक ने वजदान की इस हरकत पर शर्म से पानी होते हुए सर झुकाया था। कभी कभी नजर आता है दश्ते हिजरा में जुनूं की प्यास बढ़ाता शराब यानी तू। आतिफ के इशारा करने पर मशल उफक का हाथ थामा हुआ वजदान के बढ़ाए हुए हाथ पर रखती आतिफ की साइड पर हुई थी और वही अपने देवर का उतावलापन देख एमन माहम को पीछे लेती मुस्कुराई थी। चखे बगैर ही जिसका नशा मुसलसल है मुझे बहम है एक ऐसी शराब यानी तू। हाय। उफक का ठंडा पड़ता हाथ पकड़ते ही वजदान ने लंबा सांस लिया था, जिस पर उफक की हाथ की हथेलियां पसीने से भीगी थी। कोई सवाल है जिसका जवाब मिलता नहीं, सवाल यानी के फारिग, जवाब यानी के तू। उफक के ठंडे हाथ को अपनी गर्म हथेली से दबाए वजदान अपने दिल की धड़कन पर तो काबू पा गया था, जबकि उफक की उसकी इतनी सी कुर्बत से बेहाल हुई थी। आयमा, मॉम सब दोनों को साथ देकर मुस्कुरा रहे थे, जबकि वजदान के इस अमल से आयमा बेगम की आंखों में गुस्से के शरारे फूटे थे, जिस पर वो हाथ में मौजूद गिलास को गुस्से से फेंकती सबकी तवज्जो अपनी तरफ मुतवज्जो कर चुकी थी कि वजदान भी उफक का हाथ छोड़ता उनकी तरफ बढ़ा था। आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, वो पानी गिलास पर कुछ था तो मैंने दूर फेंक दिया। मॉम सच में आप ठीक हैं? हाँ वजी आई एम फाइन। आयमा बेगम के हाथों को देखते हुए वजदान ने फिक्र से पूछा था, जिस पर मुस्कुराती हुई आयमा बेगम ने वजदान के चेहरे पर हाथ फेरते हुए झूठ कहा था, जिस पर वजदान पुरसुकून नहीं हुआ था और वजदान की अपने लिए फिक्र देखते और उफक को छोड़ना आयमा बेगम को खुश कर गया था, जिस पर वो मुस्कुराकर उसे देखती रिलैक्स कर गई थी। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है वजी, चलो। वहाब साहब के आते सोहराब साहब ने आहिस्ता से पूछा था, जिस पर वो मुस्कुरा कर कहते सबका ध्यान हटाने के लिए वजदान का हाथ पकड़ते उफक के पास ले गए थे। वजदान पर सिर्फ मेरा हक है उफक चौहान, इसे मैं कभी तुम में खोने नहीं दूंगी। वजदान को उफक के साथ होने के बावजूद अपनी तरफ देखते हुए आयमा बेगम ने दिल में सोचा था, वजदान जो तुमने किया वो सही नहीं था। उफक को बिठाता वजदान उफक के बराबर में बैठा था, जब शावेज गुस्से से आयमा बेगम को ही देख रहा था, जिससे आयमा बेगम का ड्रामा मख्फी नहीं रहा था। वो दबे दबे गुस्से में वजदान की कान में बोला था, क्या क्या किया मैंने? तुम्हें उफक का हाथ ऐसे छोड़कर नहीं भागना चाहिए था, या तो पकड़ते ना, और जब पकड़ लिया था तो उसे बीच राह में छोड़ना नहीं चाहिए था। उसका कितना दिल टूटा होगा। शावेज की बात ना समझते वजदान ने कंधा उचकाते हुए कहा था, जिस पर शावेज उसके कंधे पर जोर देता उसे उसकी गलती का एहसास दिलाते हुए बोला था, अभी तो कुछ नहीं था ये शावेज, आगे तो मैं बहुत कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिससे दिल ही नहीं लोग टूटेंगे खिलौनों की तरह। शावेज की बात पर एक नजर अपने बराबर में बैठी उफक को देखते हुए वजदान ने अपने ऐन सामने मौलवी के साथ खड़े सोहराब साहब को देखते हुए दिल में सोचा था, आइंदा ख्याल रखूंगा, सॉरी। शावेज को जवाब देते वजदान ने उफक की तरफ झुकते हुए उससे माफी मांगी थी, जिस पर वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगी थी, जिस पर वजदान आंख दबा गया था। उफक चौहान वल्द सोहराब चौहान, आपका निकाह वजदान हाशमी वल्द वहाब हाशमी के साथ बाइवज 10 लाख हक मेहर किया जाता है, क्या आपको कबूल है? ठंडे पड़ते वजूद के साथ उफक ने अपने हाथों को मसलते अपने तेज धड़कते दिल से घबराई थी। पापा आतिफ को कहूँ उफक को निकाह ना पढ़ते हुए देख
आदिल ने सोहराब साहब को पुकारा था, जिस पर वो नम आंखों से घूंघट किए बैठी उफक को देखते हुए बोले थे। उफो, कहो कबूल है। उफक के हाथ पर हाथ रखते आतिफ ने नरमी से उसे कहा था, जिस पर वो गर्दन हिला गई थी। और वही विजदान ने हैरानगी से उफक को देखा था, जो ऐन निकाह के वक्त निकाह पढ़ने से इनकारी थी। उफक, हाँ कहो। उफक के झुके सर को देखते विजदान ने उफक के करीब होते हुए कहा था, क्योंकि उफक की खामोशी उसे डरा रही थी कि कहीं वो हार न जाए, और वो यहाँ पहुंचकर किसी तौर भी हारना नहीं चाहता था। क्या आपको ये निकाह कबूल है? पापा, भाई? मौलवी साहब के एक बार फिर पूछने पर उफक ने नम लहजे में सोहराब साहब को पुकारा था, जिस पर आतिफ ने बेबसी से रुख मोड़े खड़े सोहराब साहब को देखा था। पापा, वो रो रही है, प्लीज आप बैठें उसके साथ। आतिफ के इशारा करने पर आदिल ने सोहराब साहब की नम आंखों में देखते उन्हें उफक के पास बैठने का कहा था, जिस पर वो खुद पर जब्त करते उफक की सिमत बढ़े थे। अब पढ़ाई मौलवी साहब। आतिफ के उठने पर उफक के गिर्द घेरा बनाते सोहराब साहब ने मौलवी साहब को दोबारा से निकाह शुरू करने का कहा था, जिस पर वहाब साहब सोहराब साहब की सुर्ख आंखें देखते इमोशनल हुए थे। अगर हमारी बेटी होती तो मैं भी ऐसे ही रोता इसके निकाह पर, आयमा। नम आंखों से मुस्कुराते वहाब साहब ने खामोशी से मुस्कुराती आयमा बेगम को देखकर कहा था, जिस पर वो बज़ाहिर अफसुर्दा शक्ल बनाती मुस्कुराई थी। सोहराब चौहान, अब तो तुम्हारे रोने के दिन शुरू हुए हैं। सोहराब साहब को देखती आयमा बेगम मुंह के जाविये बिगाड़ती दिल में सोचती मुस्कुराई थी। उफक चौहान वल्द सोहराब चौहान, आपका निकाह विजदान हाशमी वल्द वहाब हाशमी के साथ बएवज 10 लाख हक मेहर किया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। सोहराब साहब के हाथ पर जोर देने पर उफक ने लड़खड़ाते लहजे अपने ठंडे पड़ते हाथ से पेपर्स पर साइन किए थे, और वहीं जब्त से मुठियां बंद किए विजदान की सांस बहाल हुई थी, जिस पर वो अपनी फतह पर मुस्कुराया था। अल्लाह पाक मेरी बेटी को दुनिया जहां की तमाम खुशियां नसीब करे और बुरी नजर से बचाए। अपने पापा का साथ पाती उफक इस मुश्किल वक्त से भी मुकाबला कर गई थी, और वही सोहराब साहब उसके कबूल कहने पर और ज्यादा टूटे थे, और नम आंखों से मुस्कुराते उफक के सर पर प्यार करते हुए दुआ देते बोले थे। इस बात से अनजान कि नजर तो उफक को पहले ही लग चुकी थी। अब मौलवी साहब बेचैन बैठे विजदान की सिमत मुड़े थे, जो मौलवी साहब को देखता सीधा हो बैठा था, जिस पर शावेज उसकी बेकरारी देखता उसके पास बैठा था। कहीं वो आधे में ही ये कबूल है ना बोल दे। विजदान हाशमी वल्द वहाब हाशमी उफक चौहान बिनते सोहराब चौहान ने बाइवज 10 लाख हक मेहर के अपने पूरे होशो हवास में खुद की जात को आपके सपुर्द किया है। क्या आपको कबूल है? विजदान के चेहरे और हरकत करते हाथों को देखते मौलवी साहब मुस्कुराए थे और निकाह पढ़ाना शुरू किया था। कबूल है, कबूल है, कबूल है। बेख्तियारी में एक ही सांस में कहता विजदान गमजदा माहौल में वहां मौजूद सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था, जिस पर शावेज ने मुस्कुराते हुए अपने छोटे भाई को प्यार से चिप्त लगाई थी, जिस पर वो शावेज को देखता सर खुजा गया था। इस वक्त विजदान हाशमी पर उफक को पा लेने दुनिया फतह करने जैसा था। इस ही वजह से उसे किसी की भी परवाह नहीं थी। अब मैं घूंघट हटा दूं। इजाबो कबूल का सिलसिला खत्म होते ही मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ था। सबसे सरखम करता मुबारकबाद वसूल करते विजदान ने अपने खुश्क लबों पर जुबान फेरते हुए उफक के साथ बैठी मशल को देखते हुए पूछा था, जिस पर वो विजदान को देखती मुस्कुराई थी। मशल को मुस्कुराते हुए देख विजदान हाथ समझ तक खड़ा हुआ था और उफक का घूंघट पलट गया था, और सब की मौजूदगी नजर अंदाज करते विजदान ने उफक के झुके सर को देखते झुकते हुए अकीदत से उफक की पेशानी पर बोसा दिया था, जिस पर उफक ने उसके इस अमल पर उसे बेयकीनी से देखा था। आंख है या शराब है यारो, होंठ खिलता गुलाब है यारो। क्या कहूँ मैं, हकीकत हस्ती ख्वाब थी और ख्वाब है यारो। तुम उसे बुलबुलों में गिनते हो, वो तो काला गराब है यारो। मैं वफा का सवाल करता हूँ, उसका कोई जवाब है यारो। फैसला अब खुदा करेगा मेरा, वो सरियुल हिसाब है यारो। दिल में खुशियाँ तलाशते हो तुम, सिर्फ गम दस्तियाब है यारो। मौत से डरता है यूं ही माही, बक्सा जीवन अजाब है यारो। यूं ही माही बस के जीवन अजाब है यारो। चलें, सब खाना लग गया है, आप भी चलें वजदान। सबको खाना खाने का कहते आसिफ ने वजदान को भी खाने के लिए कहा था, जो सब मेहमानों को जाता हुआ देख रहा था। मैं और उफक यहीं खाना खा लेते हैं, क्या ख्याल है? इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हुए वजदान ने मुस्कुराते हुए कहा था, जिस पर आसिफ फकत गर्दन हिलाता हुआ गया था। खा लो खाना, तुम्हें जरूरत है इसकी। उफक के साथ जुड़कर बैठे विजदान ने शर्म से सर झुकाए बैठी उफक को देखकर कहा था, और खुद खाने से इंसाफ करने लगा था। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। हाँ मतलब भूख नहीं है। मर्जी है, बाद में ना कहना भूख लगी है मुझे। जब मुझे भूख होगी तो मैं आपको क्यों कहूँगी, खुद जरीना खाला को कहूँगी। ये तो वक्त बताएगा डार्लिंग। क्या? कुछ नहीं,
वजदान की बात पर अपनी उंगलियां चटखाती उफक ने नर्वस होते पूछा था, जिस पर वो तमस्खराना मुस्कुराया था, जिस पर उफक ने शर्म साइड पर रखते हुए उसे देखकर कॉन्फिडेंटली कहा था, जिस पर वजदान लापरवाही से शाने उचकाते खाने में मसरूफ हुआ था। वैसे चाइनीज बहुत अच्छा बना हुआ है, खाकर तो देखो। उफक की हालत से मजा लेते हुए वजदान ने चाइनीज स्पून उफक की तरफ बढ़ाई थी, जिस पर वो सरनफी में हिलाती सर झुका गई थी। लव यू यार मेरे लिए। सबको अपनी मोहब्बत दिखाता वजदान मोहब्बत से उफक की तरफ मुस्कुराता हुआ देखकर जिद्दी हुआ था, जिस पर वो चारों न चार वजदान की बढ़ाई हुई चम्मच को देखती बददिल होती खा गई थी। गुड गर्ल। उफक के खाने के बाद उसका मुंह साफ करते हुए वजदान ने अहले मोहब्बत से भरपूर नजर उफक के खूबसूरत चेहरे पर डाली थी। बच्चों की तरह खाती हो। उफक को छेड़ते हुए वजदान ने उफक की जूठी चम्मच मुंह में लेते हुए कहा था। कोई नहीं, कितने अच्छे से तो खाया है। वजदान की बात पर खफगी से देखती हुई बोली थी, जिस पर वो मुस्कुराया था। ओह, मेरा बेबी गुस्सा हो गया। सोहराब साहब को अपनी तरफ मतवज्जो होते देख वजदान उफक के गाल खींचता हुआ मुस्कुराया था, जिस पर वो भी मुस्कुराई थी, और वही सोहराब साहब अपनी बेटी की मुस्कुराहट देखकर मुस्कुराए थे। चलें अब इजाजत दें हमें सोहराब। खाने से फारिग होते ही वहाब साहब ने सब मेहमानों को जाते हुए देख कर जाने की इजाजत तलब की थी, जिस पर वजदान ने साथ खड़ी उफक का हाथ मजबूती से पकड़ा था। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ? अभी तो कुछ किया ही नहीं, करने वाला हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। वजदान के हाथ पकड़ने पर उफक सबकी तरफ देखती हाथ छुड़वाने की कोशिश करती घबराई थी, जिस पर वो उफक की तरफ झुकता चैलेंजिंग मुस्कुराहट लबों पर सजाए हुए गोया हुआ था। चले वजदान? जी डैड चलें। वहाब साहब के एक कहने पर उफक को अपने साथ खींचते हुए वजदान ने कदम आगे बढ़ाए थे, जिस पर उफक भकलाई थी। बची तुम चलो, उफक को नहीं जाना अभी। वजदान को उफक का हाथ पकड़कर अपने साथ खींचते हुए देखकर वहाब साहब ने मुस्कुराते हुए कहा था, जिस पर सब मुस्कुराए थे सिवाय आयमा बेगम के, जो आज वजदान के बदले अंदाज देखकर परेशान थी। वो तो इन्हें कहीं से भी वो वजदान लग नहीं रहा था जो इनकी खातिर ये सब कर रहा था। ये तो कोई दीवाना था जो अपने महबूब की संगत में सब कुछ फरामोश किए हुए था। उसके एतराफ में तो फकत मोहब्बत छाई हुई थी, वो मोहब्बत जिससे वो खुद अब तक अनजान था। हाँ बजी, उफक बेटी का हाथ तो छोड़ो। स्टेज पर आई थी आयमा बेगम वजदान को देखते हुए जबरदस्ती मुस्कुराई थी। हाँ तो उफक भी तो मेरे साथ जाएगी, हाथ कैसे छोड़ूं? अब पकड़ा है तो मरते दम तक छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आयमा बेगम को एक नजर देखते वजदान ने सामने खड़े सोहराब साहब समेत सबको देखते हुए मजबूत लहजे में कहा था, जिस पर सब ने नासमझी से उसे देखा था। सही कहा आपने, हमने आपको अपनी बहन का साथ इसलिए ही पकड़ाया है कि आप जिंदगी भर छोड़े ना, पर अभी आपको छोड़ना होगा क्योंकि उफू आपके साथ नहीं जा रही अभी। वजदान की बात पर वहाज को गुस्सा आया था, पर वो खुद पर जब्त करता वजदान के मुकाबिल आता बोला था, क्यों? मैं अभी लेकर जाऊंगा, अब मेरी बीवी है उफक। नहीं, बात सिर्फ निकाह की हुई थी, उफक नहीं जाएगी। आहा, बहाज की आंखों में देखते वजदान ने मुस्कुराते हुए कहा था, जिस पर वो सख्ती से कहता उफक का हाथ वजदान से छुड़ाने की कोशिश करने लगा था, और बस वहाज की इस हरकत का वजदान को जरा अंदाजा नहीं था। तभी वो उफक की हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत से सख्त तरीन कर गया था, जिस पर जब से हैरत से कंग उफक के मुंह से सिसकी निकली थी। बहाज, उफक को तकलीफ हो रही है, छोड़ो। बहाज को जज्बाती होते देख आदिल ने आगे बढ़ते अपने छोटे भाई को जज्बातीपन से रोका था, जिस पर वजदान ने आईब्रो रेज करता मुस्कुराया था। वो अच्छे से जानता था वो उफक का हाथ इसे छुड़वा नहीं सकता था, इसीलिए तो उसने पहली फुर्सत में उफक का हाथ पकड़ा था। वजदान, पागल हो गए हो क्या? छोड़ो उफक का हाथ। नहीं, मैं आज उफक को अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। निकाह हो गया है तो रुखसती भी साथ करें। माहौल में छाई बदमजगी देख शावेज आयमा बेगम को गुस्से से देखता हुआ वजदान के पास आता उसे समझाने की कोशिश करने लगा था, जिस पर वो जिद्दी लहजे में कहता वहाब साहब और बाकी सबको परेशान कर गया था। जबकि आयमा बेगम जो शावेज के घूरने पर स्टेज से नीचे उतरी थी, उन्हें वजदान पर उससे भी ज्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि आज वजदान को उफक के लिए पागल होते देखकर अपना फैसला गलत लगा था। तभी वो उफक और वजदान दोनों को खाने वाली नजरों से देख रही थी। पर वजदान बेटा, बात सिर्फ निकाह की हुई थी और निकाह हो गया है। उफक अब से आप ही की है, पर हमें कुछ वक्त दरकार है इसे रुखसत करने के लिए। मेरी और बाकी सबकी बात भी तो समझो। पर अंकल आप भी तो समझें, मुझे रुखसती साथ ही चाहिए। वजदान को जिद पर अड़े देख सोहराब साहब ने सबको खामोश रहने का इशारा करते हुए वजदान को मुखातिब किया था, जिस पर वो पहले तो सर झुकाकर मुस्कुराया था, फिर अपने चेहरे पर संजीदगी लाता वो बेचारा सा मुंह बनाता हुआ गोया हुआ था, जिस पर शावेज अपने भाई की इंतहाई बेशर्मी पर अफसोस से गर्दन हिला गया था। तो पहले बताते ना। वजदान को सोहराब साहब की बात न मानते देख वहाज इस पर चढ़ा था, ये ज्यादा बकवास कर रहा है, तुझे तो मैं देखता हूँ साले।
वहाज के भिपरे हुए अंदाज को देखकर वजदान ने दिल में सोचा था, मुझे लगा आप लोग समझदार हैं, आप लोग निकाह का जोड़ा देखकर पहचान जाएंगे। मुझे क्या पता था, मुझे बताना पड़ेगा। वहाज को गुस्से से लब भींचते हुए देखकर वजदान मुस्कुराता हुआ उफक के भारी भरकम लहजे की तरफ इशारा करता हुआ गोया हुआ था, जिस पर उफक जो ड्रेस देखकर ही परेशान हुई थी, अब उसे समझ आई थी कि वो ड्रेस इतना हैवी क्यों था। भाभी, ये कुछ ज्यादा हैवी नहीं है? निकाह में तो मैं कोई सूट भी पहन सकती थी, क्या ये जरूरी है? ये तो शादी जैसा लग रहा है। ये बात तो मैं भी सोच रही हूँ, पर अब क्या कर सकते हैं, आया है तो पहनना तो पड़ेगा। पर भाभी, ये तो बहुत कुछ देर की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। वजदान की बातों पर उफक ने बेबसी से मशल को देखा था, जिस पर मशल परेशानी में भी मुस्कुरा नहीं सकी थी। बस ठीक है ना, कल भी रुख्सती करनी है तो ठीक है, आज ही कर देते हैं। वहाब साहब सोहराब साहब को बात करने के लिए साइड पर ले गए थे। वापस आते सोहराब साहब ने उफक की रुख्सती का फैसला सुनाया था, जिस पर वजदान हाशमी के लबों पर जानदार मुस्कुराहट आई थी और वही उफक के रंग उड़े थे। पर पापा, ऐसे कैसे? पापा नो। सोहराब साहब के फैसले पर उफक के भाइयों को एतराज था। जब उन्होंने कुछ कहना चाहा तो सोहराब साहब हाथ उठाते चुप करवा गए थे, और वही सोहराब साहब को देखती उफक ने स्टेज से उतरना चाहा था, जब वजदान ने उसका हाथ ना छोड़ते उसकी इस कोशिश को नाकाम किया था, जिस पर उफक ने नम शिकवा कुन नजरों से उसे देखा था। आदिल सर, पानी लेंगे आप? उफक की रुख्सती के फौरन बाद ही सोहराब साहब ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। रह गए थे तो उफक के भाई, नहीं, मशल, शावेज, एमन, माहम ने उन्हें संभालने की कोशिश की थी। जब माहम मशल को वहाज और शावेज को आसिम और आतिफ के साथ देखती अकेले खड़े आदिल के पास आती बोली थी, नहीं। नम आंखों से आसमान को देखते आदिल ने बगैर माहम की तरफ देखते हुए इनकार किया था। आपको तो अपनी बहन के लिए दुआ करनी चाहिए कि वो अपने घर में खुश रहे। आदिल सर। आदिल के सुर्ख चेहरे को देखती माहम ने डरते हुए कहा था कि आदिल ने उसकी तरफ देखा था। पानी। आदिल की सुर्ख आंखों से डरती माहम ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया था, जिस पर आदिल के लबों पर मुस्कुराहट रेंगी थी। हम अपनी बहन के लिए दुआ ही कर रहे हैं, पर क्या करें, दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि वो अब हर रोज सुबह हमारे साथ नाश्ता नहीं करेगी, कॉलेज नहीं जाएगी, मेरे साथ मुझे काम के बीच में आकर नहीं कहेगी भाई आइसक्रीम खाने चलते हैं, रात कर देना ना आने पर फिल्म देखने की फरमाइश नहीं करेगी। माहम को देखते जब से अंदर ही अंदर रोता आदिल खिला था और उफक के बारे में बताते आदिल की आंख से एक आंसू टूटकर निकलता उसकी ब्रेड में जज्ब हुआ था। मैं समझ सकती हूँ आपके दर्द को। आदिल के आंसुओं को देखकर माहम को भी रोना आया था। तभी वो नम लहजे में कहती आदिल को हैरान कर गई थी। आप रो रही हैं माहम? हाँ। माहम के लहजे में नमी महसूस करते आदिल ने उसे बगौर देखते हुए पूछा था, जिस पर वो गर्दन हिलाती बोली थी, पर क्यों? क्यों? शायद आप रो रहे हैं ना, इसलिए। मुझे आप रोते हुए अच्छे नहीं लग रहे। ताज्जुब से माहम को देखते आदिल ने कहा था, जिस पर वो अपने दिल के हाल से उसे आशना करती नम आंखों से मुस्कुराई थी। आप हंसते हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं। आदिल को अपनी तरफ देखते हुए माहम ने आहिस्ता से कहा था, जिस पर आदिल उसकी बात पर मुस्कुराया था। चले माहम, आ जाओ, ये पी ले प्लीज और रोए मत। अभी आदिल कोई बात करता कि आतिफ से मिलते शावेज ने उसे चलने का कहा था, और वहीं उसके एक इशारे पर पानी का गिलास आदिल को थमाती माहम भागी थी। मुस्कुराकर जाती हुई माहम को देखकर आदिल ने पानी का गिलास लबों से लगाया था। मोहब्बत इस तरह भी मेहरबान होती है? क्या मैं जिससे मोहब्बत करके एक तरफा मोहब्बत का नाम दे रहा था, ये जाने बगैर कि वो भी मेरे लिए वैसे ही जज्बात रखती है। पानी का गिलास खाली करते आदिल ने आसमान की तरफ देख शुक्र का सांस लिया था। वजी रुको। दोस्तों के बीच से उठता वजदान घर में आता सीधा अपने कमरे में जाने के इरादे से बढ़ा था, जब लाउंज में उसके महवे इंतजार में बैठी आयमा बेगम ने उसे पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही पीछे से रोका था। आप अब तक जाग रही हैं मॉम? हाथ में बंधी रिस्ट वॉच में टाइम देखता एड़ियों के बल घूमता वजदान फिक्र से बोला था। हाँ, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही, तबीयत ठीक नहीं। वजदान के पूछने पर वो अपना सर पकड़ती बोली थी। क्या हुआ है आपको मॉम? आयमा बेगम की भरी हुई आवाज सुनकर वजदान बर्क रफ्तारी से उनके पास आया था। तुम्हारी वजह से तबीयत खराब है मेरी। वजदान के पूछने पर नम आंखों से उसे देखती आयमा बेगम आहिस्ता आहिस्ता मुद्दे पर आती बोली थी। मेरी वजह से? पर मैंने क्या किया मॉम? आयमा बेगम की बात न समझते वजदान ने अपने सीने पर उंगली रखते हुए हैरत से पूछा था। हाँ वजी, तुम्हारी वजह से। क्यों? तुम उस उफक को पागलों की तरह देख रहे थे। क्यों तुम उसे अपने साथ रुखसत करके ले आए हो इतनी जल्दी? वजदान के अनजान बनने पर आयमा बेगम भड़की थी। तभी वजदान को धक्का दिया था, जो फिक्र से उनके घुटनों में बैठा था। मॉम, आप भी तो यही चाहती थी जो मैंने किया। आयमा बेगम के धक्का देने पर वजदान जो नीचे गिरा था बेयकीनी से उन्हें देखता पहली बात को टालता हुआ सीधा खड़ा हुआ था। सीधा खड़ा होता बोला था। आज आयमा बेगम का ये रवैया उसे सही मायनों में परेशान कर गया था। तुमने वो मेरे लिए नहीं वजदान, अपने लिए किया है। ये आप अच्छे से जानती हैं मॉम।
मैं अव्वल रोज से उफक से सिर्फ आपके कहने पर मिला हूँ। हाँ, आज मैंने रुखसती आपसे पूछे बगैर की, क्योंकि मैं ये मामला जल्द अज जल्द खत्म करना चाहता हूँ। आयमा बेगम के रवैये पर वजदान ने अपना गुस्सा जब्त करते अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करते हुए आहिस्ता में सख्त लहजे में कहा था, जिस पर वजदान के गुस्से में बात करने पर आयमा बेगम ने आंखें खोली थी और उन्हें अपने कुछ देर पहले के रद्द अमल पर अपनी गलती का एहसास हुआ था। मुझे माफ कर दो, मैंने उस लड़की की वजह से अपने बच्चे को धक्का दिया। मॉम, कोई बात नहीं। वजदान के खुद से बागी हो जाने के डर से आयमा बेगम ने रोने का ड्रामा शुरू किया था, जिसका असर बड़ी जल्दी ही वजदान पर हुआ था, जो अपना गुस्सा झटकता हुआ उनकी तरफ बढ़ा था। वजी, ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। मैं उसे अपने घर में नहीं बर्दाश्त कर पा रही। जब से वो रुखसत होकर आई है, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरे दिमाग की नसें फटकर बाहर आ जाएंगी। और आज मेरा आखिरी दिन है। इस लड़की के पैर पड़ते ही मुझे लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगी। इसी गुस्से में मैंने तुम्हें भी नुकसान पहुंचा दिया। सॉरी वजी, सॉरी बेटा। वजदान का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेती आयमा बेगम ने रोते हुए उसके चेहरे को चूमते हुए वजदान के जज्बात से खेलने लगी थी। मॉम, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? वो ज्यादा अरसा इस घर में नहीं रहेगी मॉम। आयमा बेगम के आंसू साफ करते हुए वजदान ने आयमा बेगम की तकलीफ कम करनी चाहिए थी। पर तुम मुझसे एक और वादा करो वजी। अपने चेहरे को साफ करती आयमा बेगम ने अपना हाथ वजदान के आगे फैलाया था, जिस पर वजदान ने उन्हें देखा था। करो वादा। मुझे पता है तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारी मॉम कितनी खुदगर्ज है, तुमसे अपने वादे लेती है, पर ये वादा मैं तुम्हारी भलाई के लिए ले रही हूँ वजी। वादा करो अपनी मॉम से, तुम उसके करीब नहीं जाओगे, उसे बीवी का रुतबा नहीं दोगे, उसे उसकी औकात में रखोगे, उसे कभी भी उफक चौहान से उफक वजदान हाशमी नहीं बनने दोगे। वजदान को अपनी तरफ बेयकीनी से देखती आयमा बेगम ने बातों का जाल बुनते वजदान की आंखों में आई नमी को देखते हुए गोया हुई थी। आयमा बेगम के वादा मांगने पर पहली बार वजदान को शक गुजरा था। उन्होंने उससे वादा मांगा था जो शायद वो पूरा नहीं कर सकता था, तभी वो उनके कहने पर सर झुका गया था। वजी, वादा करो। वजदान के झुके सर को देखती आयमा बेगम ने उसका कंधा हिलाया था, जिस पर वजदान ने सुर्ख आंखों से उन्हें देखा था। मॉम, मैं अब तुम अपनी मॉम के पल्लू से बंधे बैठे हो। उस बच्ची का कोई ख्याल है तुम्हें जो तुम्हारा इंतजार कर रही है कमरे में? आयमा बेगम की उम्मीद भरी आंखों में देखते वजदान ने उनसे वादा करने के लिए अभी हाथ बढ़ाया ही था, जब स्टडी रूम से आते वहाब साहब लाउंज की जलती लाइट देखकर वहां आए थे और सामने आयमा बेगम के पैरों में बैठे वजदान को देखते हुए वो नाराजगी से गोया हुए थे। जी बस डैड अभी जा रहा था। वहाब साहब को देखते वजदान ने फौरन ही अपना हाथ पीछे लिया था और एक नजर खामोश बैठी आयमा बेगम को देखता हुआ वो जबरदस्ती मुस्कुराता हुआ बोला था, तो कब जाओगे? 3 बज रहे हैं। तिरछी नजर से आयमा बेगम को देखते वहाब साहब ने अब की बार सख्त लहजे में कहा था, जिस पर वजदान अपने कपड़े झाड़ता हुआ खड़ा हुआ था। उसने कहा ना वहाब जा रहा है। वो फिर क्यों गुस्सा कर रहे हैं इतना आप? वहाब साहब के बीच में आ जाने पर आयमा बेगम, जो खुद पर जब्त किए हुए थी, वहाब साहब की सख्ती से कहने पर बरहम हुई थी। हाँ तो ठीक है, जाए अपने कमरे में, बीवी आ गई है, फिर भी मेरी बीवी का पीछा नहीं छोड़ रहा ये। आयमा बेगम को लड़ने के मूड में देखकर वहाब साहब ने मुस्कुराते हुए बात बदली थी, जबकि उन्हें वजदान का आयमा बेगम का साथ रात के इस पहर लाउंज में होना सही नहीं लगा था। मैंने रोका था इसे, वो तो मैं जानता हूँ। क्या? वजदान को देखते वहाब साहब को देखकर आयमा बेगम ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा था, जिस पर तमस्खर से मुस्कुराते वहाब साहब रुख मोड़ गए थे। वैसे पूछ सकता हूँ किस लिए रोका था तुमने वजी को? जहन में आया ख्याल वो सवाल के जरिए जाहिर कर गए थे। वो इसलिए कि वजदान उफक के लिए मुंह दिखाई का तोहफा लाना भूल गया है, इसलिए मैंने कहा था कि वो उफक को ये कड़े दे दे। वहाब साहब के अचानक से पूछने पर आयमा बेगम ने हिचकिचाते हुए अपने हाथों से सोने के कड़े उतारते हुए बात बनाई थी। क्यों नौजवान, रुखसती की इतनी जल्दी थी तो अपनी दुल्हन के लिए कुछ लेना भी तो था ना? आयमा बेगम के कड़े देखते वहाब साहब ने खामोशी से सर झुकाए खड़े वजदान को देखते हुए कहा था, जिस पर वजदान ने लब भींचे थे। रहने दो आयमा, इन्हें ये तुम रखो और तुम मेरे साथ आओ। आयमा बेगम को कड़े वापस से पहनने का कहते वहाब साहब वजदान को अपने पीछे आने का कहते वापस स्टडी रूम की सिमत बढ़े थे, जिस पर एक नजर आयमा बेगम को देखता वजदान उनके पीछे हुआ था। हर बार क्यों बीच में आ जाते हैं आप वहाब? वो मुझे वादा देने ही वाला था कि फिर आप आ गए। वहाब साहब के पीछे जाते वजदान को देखती आयमा बेगम ने गुस्से से कंगन फेंकते हुए दिल में सोचा था, क्योंकि इन्हें अब ये डर लाहक रहना था कि कहीं वजदान उफक को अपना ना ले, उसे अपनी बीवी का रुतबा ना दे दे। ये तुम्हारी माँ का है। आयमा ने पहना नहीं कभी
بیٹی تھی نہیں جو اسے پہنتی، پر یہ تمہاری ماں کا سب سے زیادہ پسندیدہ ہار ہے وجی، مجھ سے بہت لڑ کر بنوایا تھا تمہاری ماں نے۔ اسٹڈی روم میں رکھا لاکر کھولتے ہوئے وہاب صاحب نے اس میں سے الشپا بیگم کا ڈائمنڈ کا چمکتا ہوا سیٹ وجدان کی طرف بڑھایا تھا، جسے وجدان نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے دیکھ کر پکڑا تھا۔ وہاب، یہ آپ افق کو دیں گے؟ ڈائمنڈ کا چمکتا ہوا ہار دیکھ کر اسٹڈی روم میں آتی آئمہ بیگم نے حیرانگی سے پوچھا تھا، جس پر وہ بغیر کوئی تاثر دیے مسکرائے تھے۔ پر ڈیڈ، یہ پر کیا؟ اب مجھے ہیرے جیسی بہو اور بیٹی ملی ہے تو اس کے لیے یہ تو بہت چھوٹا ہے۔ وجدان کو افق کو اپنی ماں کا ڈائمنڈ سیٹ دینے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، پر آئمہ بیگم کو دیکھتے ہوئے وجدان نے وہ افق کو دینے سے انکار کرنا چاہا تھا، جس پر وہاب صاحب نے بغیر اسے کچھ کہنے کا موقع دیے افق کے نام لیتے ہوئے خوشی سے کہا تھا، آخر کو آج وہ افق جیسی پیاری اور معصوم سی گڑیا کو اپنی بہو کے روپ میں بیٹی بنا کر لائے تھے۔